heating element using nichrome connected to 230 volt supply draws a initial current of 3.2 एम्पियर। इनिशियल करंट कितना है? देखो इनिशियल करंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इनिशियल करंट हमारे पास है, एक मिनट, इनिशियल करंट है 3.2 एम्पियर का, ठीक है, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड, थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है कितने वैल्यू पर? टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, है ना। तो जो स्टेडी वैल्यू बाद में हो चुकी है वो 2.8 एम्पियर की हो चुकी है, 2.8 एम्पियर की हो चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी स्टेडी वैल्यू है यानी बाद वाली वैल्यू, उसको इसने स्टेडी बोला है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? स्टेडी टेम्परेचर पूछ रहा है यानी बाद का टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी हमसे ये पूछ रहा है टी फाइनल वाला कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसमें लिख भी रखी होगी, फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा है इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है ये वाला कि पहले टेम्परेचर इतना था, एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है? अल्फा होता है, तो अल्फा हमें इतना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। वोल्टेज 230 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। अब आप समझो इसमें वोल्टेज ना चेंज नहीं हो रही, जितनी वोल्टेज पहले थी उतनी ही वोल्टेज बाद में है, क्योंकि जो नाइक्रोम वायर है वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, ठीक है। तो सारी डिटेल हमको पता चल चुकी है। अब हमको इन सारी डिटेल से देखकर एक रिलेशन ध्यान आ रहा है, वो रिलेशन है आर फाइनल बराबर आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कहीं दे नहीं रखी, लेकिन हम करंट से और वोल्टेज से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते। हमको ये वाली बात पता है कि V बराबर आई आर होता है, यहाँ से अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी V अपॉन आई लिख दिया, इसको भी V अपॉन आई लिख दिया, लेकिन ये इनिशियल था तो इनिशियल इनिशियल, फाइनल था फाइनल फाइनल। और आपको ये वाली बात पता है वोल्टेज इनिशियली और फाइनली बराबर है, ठीक है। तो ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा 1 अपॉन आई बराबर 1 अपॉन आई नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बचा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको ये वाली चीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको सारी चीजें पता है, आई नॉट हमें पता है, आई पता है, अल्फा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, टी इनिशियल हमको दे रखा है, टी फाइनल निकालना है। तो इस वाले में वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये इसका आंसर आ रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टू कॉपर वायर्स P एंड Q ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो दोनों का सेम एरिया दे रखा है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब एरिया दोनों का सेम है तो उनका रेडियस भी सेम होगा, ठीक है। जॉइन इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में जॉइन किया गया, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना जब किसी कनेक्शन को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो वहाँ पर वोल्टेज सेम रहती है दोनों केस में, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दी गई है दोनों केस में। इफ द लेंथ ऑफ द वायर P एंड Q आर इन द रेशियो इतना इतना, और ये बात आपको पहले से पता है कि अगर दो चीजें 1 और 2 के रेशियो में, तो हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो पहली चीज को हम 1x मान लेते थे और दूसरी चीज को हम 2x मान लेते थे। ऐसे हम पहली चीज को यहाँ पर 1L मान सकते हैं, यहाँ पर 2L मान सकते हैं, ठीक है। तो 1L मान लिया, 2L मान लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर P एंड Q, तो वायर P और Q दोनों की बात कर रहा है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है, ठीक है। तो वायर P में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd और वायर Q में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd डैश, हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखो जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा हमने डायग्राम बना लिया है, पैरेलल में कहा गया था हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है V वोल्टेज के साथ, ठीक है। अब जो चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है उससे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? VD का हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। VD का एक फॉर्मूला है EE अपॉन M टाउ, लेकिन इसमें हमें टाउ के बारे में नहीं दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं दे रखा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है V अपॉन लेंथ, ठीक है। तो चलो ठीक है, हमारे पास वोल्टेज है, लेंथ है, लेकिन हमें टाउ के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आपको पता है, आपको ये पता है कि करंट बराबर क्या होता है, NEA/VD, ये होता है। यहाँ से अगर मैं VD निकालूं तो आपको पता है VD कितना आ जाएगा, VD निकालेंगे तो ये सब चीज़ें अपॉन में चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम करंट को V अपॉन आर के फॉर्म में रख देते हैं, क्योंकि करंट हमें यहाँ पर कहीं ऊपर दिया नहीं है, तो करंट को हमने ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से V अपॉन आर लिख दिया, ठीक है। हमने V अपॉन आर लिख दिया, NEA ऐसे ही रहा, VD को हमने VD लिख दिया। उसके बाद देखो हमें कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रख देंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, ठीक है।
ये भी रख दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे वी डी को अलग रख देना है और बाकी सारी चीज़ों को इधर एक साइड लेकर के आ जाओ। तो वी रो एल अपॉन ए और एन ए भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उधर वी डी अकेला बचेगा। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में वही कर दिया है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, तो ए से ए कट गया, तो क्या बचा, वी अपॉन रो एल एन ई। अब क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है कि जो उसकी लेंथ है ना, लेंथ का रेशियो अलग अलग है। मटेरियल सेम है तो उसका देखो रो सेम रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम ही है दोनों केस में, वोल्टेज दोनों केस में सेम ही है, ठीक है। एल में फर्क पड़ रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, वी डी अपॉन वी डी डैश किया, हमने वी डी का फॉर्मूला लिखा जो हमें ऊपर मिल चुका है, ये वाला, ठीक है। और वी डी डैश का भी लिख दिया हमने। और फर्क क्या है, बस वी डी डैश में इतना फर्क है कि जो एल है वो एल डैश रख दिया मैंने, एल डैश मतलब जो नया वाला एल है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ऐसे आप वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। एक और तरीका है वो मैं आपको बता दूं। एक और तरीका ये है कि ध्यान से देखो, हमें आ चुका है वी डी बराबर वी अपॉन रो एल एन ई। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो वी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। तो वी डी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। मतलब अगर एल का रेशियो, लेंथ का रेशियो दोनों का कितना दे रखा है, लेंथ का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 1:2, तो वी डी का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। सीधी सी बात है ना। यहाँ से डायरेक्टली भी आप कर सकते हो अगर एमसीक्यू आ गया आपके लिए। तो 1:2 दे रखा है लेंथ का रेशियो, तो 2:1 हो जाएगा आपका इसका रेशियो, वी डी का रेशियो, ठीक है। और अगर आपको स्टेप्स बढ़ाने हो, मान लीजिए आपको स्टेप मार्किंग में स्टेप्स बढ़ाने हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। दोनों का रेशियो लेकर के चीज़ों को काटो, काटने के बाद ऐसे करके एल डैश की वैल्यू 12 रखो और एल की वैल्यू 1 रखो, और ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन दे रखा है टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और रियल बैटरी चाहिए, क्योंकि इसका ईएमएफ ये दे रखा है, आर ये दे रखा है, इसका ई ये, आर ये, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 4 ओम रेजिस्टर। ये कॉम्बिनेशन 4 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। तो देखो मैंने डायग्राम बना लिया 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये रियल बैटरी हो गई, ये रियल बैटरी हो गई। फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो मैंने आपको इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना बताया किस तरीके से निकलता है। अगर पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ई टोटल अपॉन आर टोटल बराबर ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, ऐसे करके लगेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ई वन पता है, क्वेश्चन में बिल्कुल पता है। देखो ये ई वन है, ये आर वन है, ये ई टू है, ये आर टू है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे सारी वैल्यू हमको पता है। ई टोटल हमको निकालना है। आर टोटल कैसे पता लगेगा, आर टोटल आप यहाँ से निकाल लो, क्योंकि पैरेलल में आर टोटल निकालने का यही फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन आर टोटल बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। यहाँ से आप आर टोटल निकाल लेना। आर टोटल हमारे पास इतना आया है, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट करना, पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई करोगे तो काफ़ी ईजी है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से ध्यान से करनी है, ठीक है। हाँ, इसका मेथड 2 भी मैंने लिख रखा है। मेथड 2 ये कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक है। कंडीशन ये है कि सिर्फ 2 होने चाहिए ईएमएफ, मतलब 2 रियल बैटरीज होनी चाहिए हमारे पास, तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला क्या है, अगर हमें ई इक्विवेलेंट निकालना है डायरेक्टली, तो ई1 R2 प्लस ई2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इस वाले फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज करके भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 बैटरीज के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट निकालेंगे वैसे, क्योंकि सेकंड पार्ट क्या निकालना था, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर टोटल निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। देखो पहले ही निकाल लिया है। इक्विवेलेंट ईएमएफ ये हमने ये भी निकाल लिया। इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास 4 वोल्ट का आया, देखो ये वाला, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। अब हमें करंट निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो देखो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का हिसाब किताब आया है वो कैसे आया, कॉम्बिनेशन की बैटरी कितनी आई है, 4 वोल्ट की। कॉम्बिनेशन का वो कितना आया है, रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आया है वो इस तरीके से आया है, मैं आपको एक बार बता दूं। ये जो आया है आर टोटल, आर टोटल तो हमारे पास आया है स्मॉल आर टोटल 2/15, तो ये आया है 2/15। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था, शायद 4 का था,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 का था, सही बात है। तो अब इनका इक्विवेलेंट करके निकालना है। इक्विवेलेंट कैसे करके निकालेंगे, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना भी रखा है। इक्विवेलेंट कैसे करके निकालेंगे, आप ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, ये दोनों किस में है, एक मिनट, हाँ अब देखो ध्यान से, साफ साफ देखिएगा आपको, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो इन दोनों को भी कंबाइन कर लो। तो इन दोनों को कंबाइन करके कितना हो जाएगा, 2/15 प्लस 4, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया रेजिस्टेंस का आर टोटल। तो आपको पता है यहाँ पर टोटल करंट निकलवा रहा है, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, टोटल करंट निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला देखो मैंने लिखा हुआ है, V बराबर IR, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टोटल टोटल, लेकिन तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह हम क्या ले रहे हैं, ये EMF ले रहे हैं, तो V की जगह हम E भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो E टोटल बराबर I टोटल R टोटल, ये देखो फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। E टोटल हमें पता है इस वाले डायग्राम के हिसाब से, I टोटल हमें निकालना है, और दोनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन करके रेजिस्टेंस का टोटल आ चुका है इतना। सारी वैल्यूज हमको पता है, जो अननोन है वो भी हमको मतलब निकल जाएगी यहाँ से कैलकुलेशन करके, तो आप निकाल लेना, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। इसमें दे रखा है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस अ आइडियल सेल ऑफ EMF E, ठीक है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड, सेल को कनेक्ट रखा जा रहा है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू 2L, लेंथ ऑफ कंडक्टर 2L कर दिया है। तो हम देखो दो केस की बात कर रहा है, तो दो केस की सारी चीजें यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। केस 1 यहाँ लिख लिया, केस 2 यहाँ लिख लिया, दोनों का मटेरियल सेम है, तो भाई रो दोनों का सेम रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और लेंथ कितना कर दिया है, डबल कर दिया है, 2L, ठीक है, बाई ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट, ठीक है। यानी ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट का मतलब है कि यहाँ पर डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि अगर पहले वायर इस तरीके से था, हमने क्या किया, इसकी लेंथ को डबल किया, स्ट्रेच करके, खींच करके, तो आपको ये वाली बात पता है कि जब इसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा यानी उसका मेटेरियल उतना ही रहेगा। तो ये जब इसकी लंबाई हम ऐसे करके लंबी कर देंगे, डबल कर देंगे, तो उसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कम हो जाएगा, क्योंकि वायर पतला हो जाएगा ना भैया। अगर हम उसको पकड़ के स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी लंबाई दुगनी कर दे रहे हैं, तो उसका जो डायमीटर है या रेडियस है वो आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये रिलेशन आपको वैसे रटा हुआ भी होना चाहिए, और वैसे हम वॉल्यूम सेम करके मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा, इस तरह का रेशियो होता है, ठीक है। लेंथ को हम कितना कर रहे हैं, L से 2L कर रहे हैं, तो अगर इसका एरिया A रहा होगा तो इसका एरिया हो जाएगा A/2, है ना, ऐसा रिलेशन होता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको याद रखना आप कि लेंथ को हमने डबल कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स एरिया हो जाएगा। यानी अगर मैं पहले A एरिया मानूँ तो A/2 नया एरिया हो गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इफ R एंड R डैश आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा ये करा है, शुरुआत पहले वाले केस में R है, R दूसरे वाले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू R डैश है, पहले वाले केस में VD की वैल्यू VD है, दूसरे वाले केस में VD की वैल्यू VD डैश लेनी है हमको, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन R डैश एंड R में रिलेशन बताना है, VD डैश और VD में रिलेशन बताना है, ठीक है। ये दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो भाई फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये वाली बात पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना, तो रेजिस्टेंस को आप लिख लो। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, R नॉट का फॉर्मूला होगा ρL/A, नॉट लगाया मतलब मैं ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो R बराबर ρL/A होता है। और R डैश मतलब सेकंड कंडीशन में, तो कितना हो जाएगा, ρL/A ही होगा, लेकिन L कितना हो गया, इसमें डबल हो गया 2L, और एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पर डैश नहीं लगाया मैंने, जो R डैश आएगा वो R डैश आ जाएगा 4 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इसी टाइप से आप VD का फॉर्मूला लिख लो ओरिजिनल केस में, है ना, इसको मैं ओरिजिनल केस में मान लेता हूँ। तो VD का ओरिजिनल केस में फॉर्मूला कितना होता है, E/m टाउ होता है। टाउ की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, ठीक है। जब कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको ये सोचना है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कांस्टेंट हो। देखो ध्यान रखना, जब मटेरियल सेम होता है ना तो टाउ की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि टाउ की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, और मटेरियल पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर और मटेरियल इस केस में दोनों
सेम दे रखे हैं, क्योंकि अगर चेंज होते तो वो बता रहा होता। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर एक काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है V अपॉन L होती है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने E को इसमें कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में V और L के टर्म्स में बात दे रखी है इसलिए। ठीक है, फिर आप सेकंड केस में निकाल लो वी डी डैश कितना हुआ, तो सेम फॉर्मूला लगा लो, ई टाउ अपॉन एम जो ये वाला है और इंटू वी अपॉन एल, ई टाउ अपॉन एम इंटू वी अपॉन लेंथ, यहाँ पर डबल कर दो 2l। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा वी डी डैश हो जाएगा हाफ टाइम्स इनिशियल वी डी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल does it mean that all the free electrons of conductor are moving in same direction। तो उसने ये बोला है कि अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें, ठीक है, when electrons drift in conductor from lower to higher potential, होता क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ बताऊँ, नए पेज पे बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास कोई वायर है, वायर को मैंने जूम कर लिया है। ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा इसको, वैसे ही इसमें प्लस वाली साइड प्लस का पोटेंशियल बन जाएगा, माइनस वाली साइड माइनस का पोटेंशियल बन जाएगा। और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, देखो ये भी बात साइड में बता देता हूँ आपको। आपको पता होगा एक हमारे पास प्लस वाली शीट है, प्लस क्यू चार्ज वाली, एक हमारे पास माइनस वाली शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बनती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कहाँ से कहाँ की तरफ बनेगी, यहाँ से यहाँ की तरफ बनेगी, प्लस से माइनस की तरफ बनती है ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखी है। तो माइनस चार्ज कहाँ मूव करता है, माइनस चार्ज हमेशा मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हमने इसको वोल्टेज दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो जो माइनस ही यानी इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ, सारे के सारे मूव इन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो इसका जवाब है नहीं, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो ऐसे करके मूव करते हैं, मतलब ऐसे करके ऐसे टकराते हुए मूव करते हैं। देखो टकरा रहे हैं तभी तो हम उनका रिलैक्सेशन टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल तो एक इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो देखा जाए, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल थी, यानी ओवरऑल तो ये यहाँ से यहाँ पर गए हैं, सही बात है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं किए हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा एक दूसरे से टकरा करके मूव किए हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, चेंज होती है इसलिए टकराते हैं। ठीक है, मैंने आपको बेसिक से सारी चीज बता दी है। अब न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू क्वेश्चन में कह रहा है a cell of EMF E and internal resistance R is connected with variable external resistance R। देखो वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब है एक रियोस्टेट नाम की डिवाइस होती है। रियोस्टेट नाम की डिवाइस में हम रेजिस्टेंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड अ वोल्ट मीटर। ठीक है, ठीक है, जो बातें हमें दे रखी हैं उसको आप पढ़ना, और पढ़ करके हमको ये बात साफ समझ में आ रही है कि ई और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करी हुई, मतलब इसका मतलब ये रियल बैटरी है, तो हमने यहाँ पर एक रियल बैटरी बना दी इंटरनल रेजिस्टेंस आर के साथ, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है इसके इसके दोनों एंड्स पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, यानी किसकी वोल्टेज मेजर कर रहा है, ये वोल्टेज इसकी मेजर कर रहा है ना, इसकी कह लो, या फिर ये कह लो कि बैटरी से कितनी निकली। देखो सीधी सी बात है, बैटरी से जितनी भी वोल्टेज बाहर निकलेगी, इसके इस टर्मिनल से उस टर्मिनल से जो भी वोल्टेज बाहर निकलेगी, वो सारी की सारी वोल्टेज इसको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को कंज्यूम करने वाला और कोई रजिस्टर नहीं है। अगर एक रजिस्टर यहाँ होता तो वो भी वोल्टेज को कंज्यूम करता, तो इस वाले को कम मिल पाती, लेकिन अब यहाँ पर अब यहाँ पर अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही अकेला है जो वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। कौन सी वोल्टेज, जो बैटरी से ये वाली बाहर निकली है ना, ये वाली वोल्टेज।
लेकिन ध्यान रखना जो वोल्टेज निकलेगी वो ई के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ई में से थोड़ी सी कम होकर निकलेगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी सी कंज्यूम कर लेगा। तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या निकलना है। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन वी ई आर एंड आर। आपको ये तो पता ही है हमारे पास रिलेशन क्या होता है, वी बराबर ई माइनस आई आर, ये रिलेशन होता है। हमको इस डायग्राम के लिए वी बराबर ई माइनस आई आर को एक तरह से डिराइव करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बात पता है कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब जब ये दो रेजिस्टेंस है तो इनका कॉम्बिनेशन होकर के कितना हो जाएगा। आप देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला सीरीज में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। हमको ये वाली बात पहले से पता है, वी बराबर ई माइनस आई आर होता है। और यहाँ पे करंट कितना आएगा, करंट आएगा आपको पता है, अगर मैं इस वाले पूरे डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम के हिसाब से वी बराबर आई आर होता है। टोटल 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 की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं आर टोटल ले लूं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आर टोटल कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ पे आई टोटल, ठीक है। वी टोटल कितना है भाई, वी टोटल अब इतना है, इसको मैं ई भी लिख सकता हूँ, ई टोटल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि करंट टोटल बराबर ई टोटल अपॉन आर प्लस आर। समझ गए, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इस पूरी बात को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। देखो v बराबर आई आर टोटल टोटल टोटल, v की जगह यहाँ पर e है, और ऐसे करके हमने दोनों की वैल्यू रखी और आई टोटल की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब इस आई टोटल की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि v बराबर e हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के यहाँ पे क्या लिखा, वन माइनस जो भी आया वो इसको लिखा। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आप लेना तो आपको ये पता चल जाएगा कि एलसीएम करके यही आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार करके बता देता हूँ करके। अगर आप इस जगह पे एलसीएम लोगे तो देखो v तो रहेगा v, e रहेगा e, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा r प्लस आर। एलसीएम आ गया तो ऊपर यहाँ पे वन की जगह क्या लिखोगे, r प्लस आर माइनस आर, इससे e कट गया तो क्या बचा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एक मिनट इरेज कर लेता हूँ। हाँ अब देखो, अब ये आ चुका है। तो यही हमको निकालना था कि जो रिलेशन है उसको करंट के फॉर्म में, करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये निकालना था। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ। हमें ग्राफ किसका शो करना है, वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V एंड करंट, ठीक है। वी आई का ग्राफ शो करना है हमें। और ये भी आगे पूछ रहा है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ कैसे पता लगा सकते हैं एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता लगा सकते हैं। तो कोई इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है कि वी आई का ग्राफ कैसा बनता है। वी आई का ग्राफ इस तरीके का बनता है, इसको आप याद कर लेना। क्यों बनता है इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। भाई देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है ई वी आर, है ना, और आई, इन चारों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, v बराबर ये होता है, v बराबर ई माइनस आई आर। इसको जरा अरेंज करके लिखो, v बराबर माइनस आई आर प्लस ई। फिर से इसको रीअरेंज करो तो माइनस आर आई प्लस ई। अब ध्यान से देखो, हमें किसका ग्राफ बताना है, हमको बताना है v और i का ग्राफ, ठीक है। तो जब वी आई का ग्राफ बताना होता है तो v वाली चीज हमारी y एक्स पे लिखी जानी चाहिए, और वो दूसरी वाली जो चीज कह रहा है वो कहाँ पे लिखी जानी चाहिए, x एक्सिस पे लिखी जानी चाहिए। यानी v y एक्सिस पे लिखा जाना चाहिए, i x एक्सिस पे लिखा जाना चाहिए। जब इसको कंपैरिजन करोगे इस वाली इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी माइनस आर। यहाँ पर ध्यान से देखो m की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। तो c की जो वैल्यू है वो प्लस ई आई है, और m की वैल्यू कितनी आई है, माइनस आर आई है, ठीक है।
एम की वैल्यू माइनस आर का मतलब है, एम का मतलब होता है स्लोप, स्लोप इसका नेगेटिव आया है। स्लोप नेगेटिव जब आता है तो मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे बनता है। एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ। जब स्लोप नेगेटिव आता है तो मैंने आपको बताया ग्राफ इस तरीके का बनता है, ऐसे ऐसे, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, और ग्राफ ऐसे करके बनता है। ठीक है, तो देख लीजिए हमने ग्राफ नेगेटिव स्लोप का बना दिया है, उसका स्लोप कितना होगा मैंने लिख भी दिया, स्लोप इसका माइनस आर होगा, है ना। और जो मैंने अभी आपको बातें समझाई वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर रखी है मैंने। तो स्लोप इसका नेगेटिव हो गया। अब हमें अभी देखो नीचे मैंने सॉल्व किया था तो आपने देखा होगा वहां पर जो इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू ई आ रही थी कंपेरिजन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है हमारे ग्राफ के हिसाब से, हमारे ग्राफ के हिसाब से ये वाला पॉइंट इंटरसेप्ट का है। तो इसी पॉइंट को हम क्या वैल्यू बोल देंगे, हम इसी पॉइंट को बोल देंगे यही हमारा ई की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि कंपेरिजन करने पर इंटरसेप्ट की ही वैल्यू ई के बराबर थी। तो यही दोनों बातें पूछ रहा था, तो दोनों बातें हमने बता दी। क्या बता दी, ईएमएफ की वैल्यू बतानी थी, तो ईएमएफ की वैल्यू हमने यहाँ पर शो करके बता दी है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस बताना था, इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया। तो इसकी वैल्यूज नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था हाउ कैन वी डिटरमाइन, यानी हम कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि स्लोप के थ्रू हम निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, और इंटरसेप्ट से निकाल सकते हैं ई को। यही बातें आप बोर्ड के एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो बस ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी याद करके कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो इसका मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह फॉर्मूले वगैरह सब कुछ लिखवा दिया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हमें एक्सप्रेशन पता करना है। और आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी रो होती है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्मा होगी। मतलब हमें सिग्मा के बारे में बात करनी है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन यानी उसका डेरिवेशन करना है। और साफ साफ आगे कह भी रखा है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, एंड रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों के टर्म्स में हमें बात करनी है। ठीक है, एन और टाउ के टर्म्स में। तो कर लेते हैं इसका डेरिवेशन। हमें ये वाली बात पहले से पता है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो एन ई ए वी डी करके होता है। और वी डी यहाँ पर क्या होता है, वी डी यहाँ पर होता है ई ई अपॉन एम टाउ। और ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम वी अपॉन एल लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। अब आपको पता है हमें इसको कंपैरिजन करना होता है v इक्वल टू आई आर से। ठीक है, हमें ऐसे कंपैरिजन करना है v इक्वल टू आई आर से। ठीक है, v इक्वल टू आई आर से कंपैरिजन करने के लिए हमको v अकेला छोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो दूसरे साइड पहुंचानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर v है, इसको अकेला छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी चीजें सब उधर पहुंचा दो। तो क्या पहुंचाना है, एन ई स्क्वायर ए टाउ और एम एल, ये सब उधर पहुंचा दो। एम एल डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आ चुका है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसको कंपेरिजन कर लो v बराबर आई आर से। तो v बराबर आई और आर, यानी हमें पता चल गया आर की वैल्यू कितनी है, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ है। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमको पता चल गई। अब एक काम करो, यहाँ से एल और ए को अलग लिख लो। हमने एल और ए को अलग लिख लिया, बाकी सब कुछ अलग लिखे रहने दिया। अब जो ये चीज लिखी हुई है हमने इसको कंपैरिजन किया, आर बराबर रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए से, तो हमको ये ऑन कंपैरिजन ये पता लग गया कि रो की जो वैल्यू है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब आपको पता है जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो बस हमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता चल गया, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इसका अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ था रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी आ गई एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, ये मैंने क्लास में कराया भी है, अभी भी मैंने आपको समझा दिया, तो आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो डेफिनेशन है, कर लेना। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा ऑफ अ मेटल। ठीक है, शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद राइज इन टेम्परेचर। कॉपर की रेजिस्टिविटी को हम हमेशा ऐसे करके शो करते हैं। देखो थोड़ी लो टेम्परेचर के लिए बनेगा थोड़ा सा सीधा, और जैसे जैसे हाई टेम्परेचर हो जाएगा वहां पे ऐसे करके मुड़ने लग जाएगा। एक मिनट सही से बना लेता हूँ उसको।
देखो लो टेम्परेचर्स के लिए तो जाएगा थोड़ा सा सीधा, और हाई टेम्परेचर्स के लिए ऐसे करके मुड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मेटल हो, कॉपर हो या कोई हो, हम उसके लिए ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे जाएगा फिर ऐसे करके पैराबोलिक शेप में मुड़ जाता है ये हाई टेम्परेचर्स के लिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। और किस में बनाना था ये, डेल्टा टी और रेजिस्टिविटी, इन दोनों का रिलेशन बताना था। शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी और राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ग्राफ बन गया। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो रेजिस्टेंस इनिशियल वाला कितना दे रखा है, इतना। इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, इतना। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 73 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमें फाइनल वाला टेम्परेचर दे रखा है और फाइनल वाला रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आरएफ पूछ रहा है। ठीक है, इफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा हमें इतना दे रखा है, तो देखो आपको साफ साफ पता लग रहा है हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आर एफ बराबर आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सारी वैल्यूज दे रखी है, एक वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लेना। ठीक है, ये तो मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन करी है जो ग्राफ वाली से। लो टेम्परेचर के लिए सीधा जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर के लिए थोड़ा ऐसे पैराबोलिक शेप में बेंड कर जाता है ग्राफ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, हमें बस आर एफ की वैल्यू नहीं बताती, बाकी सब बताती है, तो हमने वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी वी की वैल्यू 1 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, वी की वैल्यू 1 वोल्ट दे रखी है। इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर की कंडक्टर की लेंथ है। एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हमें दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल सही है। एमएम स्क्वायर में दे रखा है। खास बात ये, जब भी एमएम स्क्वायर में दे रखा है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमको इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, है ना। 1 mm को अगर कन्वर्ट करोगे मीटर में तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 mm स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, करंट भी दे रखा है। कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड, हमें ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, लास्ट में एक चीज और दे रखी है, स्मॉल एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू, नंबर डेंसिटी इतना दे रखा है। ठीक है, तो करंट, हाँ ठीक है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है हमको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी बराबर ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाउ की वैल्यू तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो वी डी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं, तो फिर कौन सा लग सकता है, आई बराबर एन ई ए वी डी। आपको रिलेशन पता है, करंट पता है, हाँ, एन पता है, ई पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एरिया पता है, हाँ, वी डी नहीं पता, तो आप इस वाले फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई रिलैक्सेशन टाइम हमें निकालना है, तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि अब हमें वी डी पता लग चुका है। जब वी डी पता लग चुका है, फिर ई हमें पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एम पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन का मास ई हमें पता है, वी अपॉन एल। ठीक है, वी अपॉन एल मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ, लेंथ भी हमें पता है, वोल्टेज भी पता है, बस टाउ नहीं पता, तो टाउ यहाँ से आराम से निकल जाएगा।